प्रिय मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। कुछ मित्रों ने मेरे इंडिपेंडेंस डे वाले वीडियो के बाद में मुझे कहा कि क्रिटिसाइज़ करना तो आसान है, सुझाव दीजिए। तो मित्रों, लीजिए भारत के एक नागरिक की आपस की बात। मित्रों, सबसे पहला स्थान तो मैं दूंगा परस्पर शांति और सद्भाव और समभाव को स्थापित करने की। यदि हमारे बीच में सद्भाव और समभाव है तो शांति होगी, नहीं तो बिल्कुल नहीं होगी और इसका परिणाम होगा देश की उन्नति हर बिंदु पर रुक जाएगी। हमारी शक्ति और दिशा यानी फोर्स और डायरेक्शन बढ़ जाएगा और भारत लगभग हर मोर्चे पर पिछड़ जाएगा। मित्रों, उन्नति का सूचक बड़ी बड़ी इमारतें, चौड़ी सड़कें, कार्यालयों में ऑनलाइन का काम होना, कागजों में जीडीपी का बढ़ जाना बिल्कुल नहीं है। उन्नति का अर्थ है इंक्लूसिव प्रोग्रेस, यानी भारत के प्रत्येक नागरिक की पिछड़े से पिछड़े इलाके के गरीब से गरीब नागरिक की उन्नति। उसके पेट में अच्छा पौष्टिक अन्न, तन पर अच्छे वस्त्र, सिर पर अपनी छत और अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य एवं जीविका के साधन होने चाहिए। मित्रों, अब मैं दूसरे बिंदु की बात करता हूं। सरकारें ऐसी आ रही हैं जो ट्रांसपेरेंट नहीं है। ट्रांसपेरेंसी के लिए हमें सूचना के अधिकार को तो हमने ले लिया, परंतु शीघ्र ही आने वाली सरकारों ने इसके प्रावधानों को एक एक करके ढीला कर दिया, इसके एक एक करके दांत निकाल दिए और अब है ये बिना दांत का शीर। मैंने अपने जीवन में पहली बार ऐसा देखा कि सरकार ने संसद में ये कह दिया हो कि भारत में कोविड-19 की दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। तो फिर हमने जो टीवी कैमरों में देखा और टीवी कैमरों ने हमें दिखाया ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार, सैकड़ों मौतें, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में ऑक्सीजन के लंगर, वो सब क्या था? ऐसे कौन से कंपनी ने ऐसे कैमरे बनाए हैं जो झूठ बोलने लग गए हैं? जो हमने हजारों लाशें गंगा में तैरती हुई देखी, जो हजारों लाशें रेत में हमने दबी हुई देखी, वो क्या थी? क्या लाशें स्वयं चल करके गंगा में बहने आई थी और फिर रेत की चादर ओढ़ करके सो गई थी? मौत का आंकड़ा गलत दिखाया गया। अस्पतालों और शमशान के आंकड़ों में अंतर क्यों था? लोगों के पास संबंधियों के डेथ सर्टिफिकेट में गड़बड़ क्यों थी? हम मंगलयान और अन्य ग्रहों पर जाने की बातें करके 56 इंच की छाती ठोकते हुए ये भूल जाते हैं कि भारत के नागरिक अपने परिवार में किसी की मृत्यु होने पर इतना गरीब है कि वो चिता की लकड़ी भी नहीं खरीद पाता, वो उसे आदर दे करके आखिरी संस्कार नहीं कर पाता और मजबूर होकर के प्रियजन के शव को या तो गंगा में बहा देता है या फिर रेत में दबा देता है। क्या शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव ऐसी स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पे चढ़े थे? क्या सरदार पटेल, जिनकी प्रतिमा बहुत ऊंची सरकार ने लगाई है इसलिए कि ऊंचाई से वे पूरे भारत में ये गरीबी और हाहाकार देख ले? कोई भी भारत का नागरिक भविष्य में ऐसी सरकार बिल्कुल नहीं चाहेगा। और अब मैं आता हूं तीसरे बिंदु पर। कोविड-19 विभीषिका के दोनों लहरों ने, विशेषकर दूसरी लहर ने, हमारे स्वास्थ्य विभाग की पोल को खोल करके रख दिया। लोग अपने कोविड टेस्ट कराने से डर रहे थे क्योंकि रैपिड एंटीजन टेस्ट के रिजल्ट गलत आ रहे थे। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी सरकार को लताड़ लगाई थी। लोग अस्पताल में दाखिल होने से डर रहे थे क्योंकि डेथ रेट वहां पे बहुत ज्यादा था। ऑक्सीजन नहीं थी, इंजेक्शन थे नहीं, ऑक्सीजन वाले बेड थे नहीं, आईसीयू थे नहीं, एम्बुलेंस नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, दवाइयां नहीं थी। डॉक्टर्स में कंफ्यूजन था कि प्लाज्मा दें या नहीं दें, रेमडेसिविर दें या नहीं दें, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दें या नहीं दें, फेबीफ्लू दें या नहीं दें। कहने का अर्थ है कि यानी पूरा तंत्र चरमरा करके टूट गया था। उस देश का जो विदेशों में डॉक्टर भेजने का घमंड करता है कि यहां के पढ़े लिखे लाखों में डॉक्टर विदेशों में सेवा कर रहे हैं और भारत में इतने डॉक्टर हैं कि यहां पर हेल्थ टूरिज्म है और विश्व के देशों से लोग यहां पर इलाज सस्ता करवाने के लिए आते हैं। वाह, यहां का गरीब नागरिक तो दवाई ना मिलने पर जान गंवा रहा है और हम विदेशियों की जान बचा रहे हैं। मित्रों, ऐसी सरकारें बिल्कुल नहीं चाहिए जो अपनों पे सितम, गैरों पे करम करें। स्वास्थ्य तथा पौष्टिक अन्न भारत की धरती पर जन्मे हर नागरिक को चाहिए, कोई दो राय नहीं, ये उसका पहला अधिकार है। सरकारें साफ साफ आंकड़े दें कि पौष्टिकता की कमी से
12 वर्ष से पहले ही हमारे कितने प्रतिशत बच्चे मौत के मुंह में चले जाते हैं। यहां भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी हम लोग बहुत पिछड़े हुए हैं। अब चौथे पॉइंट की बात करें। कोविड-19 की पहली लहर में ही हमने देखा गरीब मजदूरों को लॉकडाउन में अपने अपने घर जाने के लिए बसों की छत पे वो बैठे हुए थे। हजारों की भीड़ मजदूरों की मई जून की तपती सड़कों पर पैदल और साइकिलों पर सैकड़ों मील घर जाते हुए हमने देखी। रेल की पटरी पर पैदल जाते हुए देखी। रेल से कट करके उनकी क्षत विक्षत कटी फटी लाशें हमने देखी। भूख से, पानी से प्यासे ये लाखों चलते फिरते गरीब कंकालों की भीड़ हमने देखी। यह है वास्तविक भारत। यह है वास्तविक भारत जो 2 रोटी कमाने के चक्कर में अपना गांव, अपना घर छोड़ करके सैकड़ों मील परदेश जाकर के कारखानों में फूड प्रोसेसिंग करके हमें डबल रोटी, केक, बिस्कुट, जैम, जेलीज, मिठाइयाँ देता है। इनके बच्चे कारखानों में काम करके हमारे बच्चों के लिए खिलौने बनाते हैं। पैदल चल कर के पैरों में छाले करा लेने वाले ये मजदूर कारखानों में हमारे लिए साइकिल, स्कूटर, कारें, रेलगाड़ी बनाते हैं। और इन मजदूरों की माँ, बहनें, बेटियां हमारे मकान, कोठियां बना करके हाथों में छाले करवा करके रात को बेचारी दर्द से सो नहीं पाती, खुले आसमान के नीचे सोती हैं। लेकिन हमें बड़े बड़े ऊंची ऊंची इमारतें हमें कोठियां बना करके देती हैं। हमारी सरकारों ने आज तक इन मजदूरों के लिए मनरेगा जैसी अन्य स्कीम्स यदि बैठ करके सोच करके चलाई होती तो ये गरीब घर से सैकड़ों मील दूर 2 रोटी प्याज के साथ खाने के लिए नहीं जाते। हमारे राजनीतिक दल तो इन्हें मूर्ख बनाते रहे। रिजर्वेशन का कोटा दिलाने के लिए इस नाम पर 7%, 15%, 27% आरक्षण का लाभ भी इन्हीं जातियों के कुछ परिवार जनरेशन आफ्टर जनरेशन लेकर के सरकारी अफसर बन करके मौज करते रहे। मंत्रियों के दामाद आपको IAS, IPS मिलेंगे पीढ़ी दर पीढ़ी, परंतु आरक्षण के झुंझुने के संगीत से बहकते रहे कौन? हमारे वास्तविक गरीब। आरक्षण से ये पार्टियां लोगों में दरार पैदा करके, झगड़े करा करके, वोट का ध्रुवीकरण करके जीत हासिल करती रही, कर रही हैं और करती रहेंगी। ये इनके पास बहुत सीधा साधा सिंपल फार्मूला है। अंग्रेजों ने धर्मों में हिंदू मुसलमान में बांट करके राज किया और ये नेता जातियों में बांट करके राज कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है, बोतल वही है, शराब वही है, बस लेबल बदल दिया गया है। अब आवश्यकता है आरक्षण विहीन समाज की। समाज को समान शिक्षा दे करके समान अवसर दिए जाएं और बटे हुए समाज और बटे हुए भारत को आरक्षण समाप्त करके ही सामाजिक न्याय मिल सकता है, ये हम समझ लें। दिनांक 27 अगस्त 2021 को यानी परसों ही मद्रास हाई कोर्ट ने जातिगत आरक्षण और आरक्षण की राजनीति करने वालों के मुंह पर दिया है एक जबरदस्त झन्नाटेदार तमाचा कि देश में आरक्षण की प्रवृत्ति और जाति व्यवस्था को खत्म करने की बजाय सरकारें इसे बढ़ा रही हैं, दल इसे बढ़ा रहे हैं। दरअसल 30 जुलाई 2021 को मोदी सरकार ने ओबीसी के लिए 27% तथा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीटों की आरक्षण की व्यवस्था की थी एमबीबीएस के लिए। मद्रास हाई कोर्ट बेंच ने कहा है कि आरक्षण व्यवस्था मात्र 10 वर्ष के लिए की गई थी, परंतु इसे अंतहीन समय के लिए बढ़ाया जा रहा है। परंतु हम जानते हैं मोदी सरकार, जिसने एक बार नहीं बल्कि 2 बार SC/ST एक्ट की तरह कोर्ट के आदेश को अध्यादेश से कर दिया था निरस्त, और वो सरकार अब भी अपने इस काम के लिए, वोटों के लिए कर सकती है ऐसा। अरे भाई, सवाल है सिर्फ वोटों का सवाल है। अब मैं अगले बिंदु पे बात करता हूं और वो है हमारे चरित्रवान नेता। जी, ठीक सुना आपने, चरित्रवान नेता और इनके लिए बनाए गए नियम। कमाल है कि एक चपरासी के लिए शिक्षा योग्यता तथा सर्विस रूल्स हैं, ड्राइवर के लिए हैं, क्लर्क बनने के लिए हैं, परंतु कोई भी अंगूठा टेक बन सकता है MP, MLA, CM, PM, और संसद में वो जाकर के कर सकता है हुड़दंग, वो कर सकता है अभद्रता, वो बिल को फाड़ सकता है। उसके बाद मंत्री बनने के बाद वो झूठे आंकड़े दे सकता है,
किसी की सरकारी नौकरी एक दिन जेल काटने पे चली जाती है, परंतु ये महानुभाव आते हैं, जाते हैं, जेल चले जाते हैं, जेल से बाहर आ जाते हैं, फिर अपनी सीट पे होते हैं। ये महानुभाव अपने साथ और भी लंबी लंबी सूची रखते हैं, लिस्टें रखते हैं। किसकी? क्रिमिनल केसेस की, जो इनके ऊपर चल रहे होते हैं, हर तरह के। इन दबंगों के गैंग हैं, अपनी सेनाएं हैं। जब आए थे तो भूखे नंगे थे, 5 वर्ष के बाद करोड़ों अरबों के मालिक कैसे बन गए, ये नहीं पूछता कोई भी। ये स्वयं अपने लिए वेतन, भत्ते, पेंशन, सुविधाएं स्वयं क्यों निर्धारित करते हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? कोई पूछने वाला नहीं। इसके लिए जो सही नियम बनाएगी, हमें देश के लिए चाहिए ऐसी सरकार भविष्य में। अगले चुनाव से पहले पार्टियां, सभी पार्टियां, राजनीतिक दल घोषणा करें, अपने अपने मैनिफेस्टो में सभी दल यह विवरण दें। यह हमारा भी कर्तव्य है कि जो नेता घोटाले करने के पश्चात 5-10 साल की जेल काट करके वापिस आए हैं, सजा याफ्ता, उन नेताओं को हम फिर कभी नेता नहीं माने। गिरती हुई शिक्षा के स्तर की अब हम करते हैं बात। शिक्षा स्तर की गिरावट के परिणाम जल्दी दिखाई नहीं देते, वो 10-15 वर्ष से पहले नहीं दिखते। ये प्रोसेस बहुत स्लो होती है, परंतु परिणाम इसके बड़े भयानक होते हैं। हर 5-10 वर्ष में सरकारें पुरानी शिक्षा नीति को बदल देती हैं, उसे निरस्त करके अपनी शिक्षा नीति ले आती हैं। किस लिए? वोट बैंक बनाने के लिए। सरकारें लगातार शिक्षा के स्तर को गिरा रही हैं। आज से 20 वर्ष पूर्व भारत में शिक्षित डॉक्टरों, इंजीनियरों तथा अन्य प्रोफेशनल की इतनी डिमांड थी, इतनी मांग थी पूरे विश्व में कि आउटसोर्सिंग द्वारा ये लोग बाहर जाके उनकी सेवा करते थे, इनकी डिमांड थी। परंतु धीरे धीरे शिक्षा का स्तर जब कम हो गया तो धीरे धीरे कम होते गए इनकी संख्या, और आज है ये ना के बराबर। इसके 2 कारण थे: संस्थानों में जातिगत आरक्षण तथा शिक्षा स्तर में गिरावट। इसी वर्ष घोषित नई शिक्षा नीति तो वो घालमेल है जो शिक्षा मंत्री महाराज ने भी इसे बनाया, शायद उन्हें भी ये समझ में नहीं आया होगा। हमारे देश में नौकरियां तो है नहीं। जो बच्चे यहां पढ़ने के बाद बाहर जाकर के नौकरी करते थे, अब उन्हें दूसरे देशों में भी नौकरियां नहीं मिलती और नहीं मिलेंगी। अगला बिंदु है धीरे धीरे पैर पसारता हुआ हिटलरवाद। सभी संवैधानिक संस्थानों पर परोक्ष कब्जा कर लेना तथा सरकार का पेगासस में परिवर्तन होकर के हमारी निजी स्वतंत्रता को समाप्त कर देना। हमें ऐसी कोई पेगासस सरकार नहीं चाहिए जो हमारे जनतांत्रिक स्वतंत्रता पर और हमारे अधिकारों पर हावी हो जाए। हमें ऐसी सरकार को डस्टबिन में डालना है जो अंग्रेजों के बनाए हुए सेडिशन लॉ यानी देश से गद्दारी के कानून को जरा जरा सी विचारों की भिन्नता होने पर, उनके बोलने पर UAPA लगा करके जेलों में ठोक दें। हमें ऐसे पुराने अंग्रेजों और मुगलों के ज़माने के कानूनों को, कानून की किताबों को भी उनको निकाल करके फेंक करके डस्टबिन में फेंकना है। हमें वो कानून नहीं चाहिए। हमें नेताओं की प्रतिमाएं नहीं चाहिए। हमें शहरों और स्टेशनों के बदले हुए नाम नहीं चाहिए। हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे नहीं चाहिए। हमें आरक्षण की मलाई नहीं चाहिए। विकास के नाम पे हमें विनाश नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए और क्या दीजिए? हमें दीजिए हर पढ़े लिखे को नौकरी या काम। हमें दीजिए समान शिक्षा एवं समान अवसर। हमें नहीं चाहिए संसद में हल्ला गुल्ला करने वाले सांसद। हमें नहीं चाहिए सेंट्रल विस्टा जैसे सफेद हाथी। हमें नहीं चाहिए सांसद और मंत्री के रूप में निजाम। हमें चाहिए हर पेट को उसकी कमाई हुई रोटी। जनता के टैक्स को इलेक्शन से पहले फ्री में रेवड़ियां जो बांटी जाती हैं वो हमें नहीं चाहिए। हम मेहनत करने वाले लोग हैं, हमें अवसर चाहिए। हमें अपनी कमाई हुई रोटी चाहिए और वो हमें दीजिए। हमें अंग्रेजों के ज़माने से चला आ रहा IAS IPS वाला सिस्टम नहीं चाहिए जो कि भ्रष्टाचार का फाउंटेन हेड है। यहाँ से भ्रष्टाचार शुरू होता है। हमें उनका दिया हुआ
पुलिस राज भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक सिविलाइज्ड और सेंसिटिव पुलिस। हमें ऐसी न्याय व्यवस्था नहीं चाहिए जो देती है तारीख पे तारीख, जो अमीर के लिए जाग जाती है रात को 2 बजे और गरीब के लिए वो सोती रहती है। हमें नहीं चाहिए ऐसे 8वीं फेल 5वीं फेल सांसद जो प्राइमरी के बच्चे की तरह से, जो प्राइमरी के बच्चे छुट्टी के लिए सिक लीव लिखते हैं वो भी उन्हें लिखनी नहीं आती, परंतु वो बन जाते हैं मंत्री और मंत्री बन करके वो हमारी पीढ़ियों का भाग्य लिखते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा राज जहां हमारी नन्ही बेटियों का शील हरण होता हो और हमारे नन्हे हाथ चौराहों पे भीख मांगते हों। हमें नहीं चाहिए समाज में फैले हुए गुंडों के गैंग और माफिया, और बिल्कुल नहीं चाहिए ऐसी पुलिस जिनके होते हुए ये गैंग और माफिया फल फूल रहे हैं। और पुलिस वाले हमारे टैक्स से हर महीने की पहली तारीख को मोटी मोटी तनख्वाह लें और फिर रेडी पटरी वालों से करें हफ्ता वसूली। मित्रों, बहुत कुछ बदला जाना चाहिए, परंतु सबसे पहले जनता भी बदल ले ना अपने आप को। कैसे बदले? अपने कानूनों को जानिए, अपने अधिकारों को जानिए और अपने अधिकारों के लिए मिलकर के एक दूसरे का साथ दीजिए और संघर्ष करिए। अपने में से 3 चीजें बस निकाल फेंकिए: लालच, कायरता और अशिक्षा। फिर देखिए क्या कमाल होता है। फिर लुटेरी सरकारों को बदलने में आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा और संविधान ने जो आपको भारत का वास्तविक मालिक बनाया है, आप ही रहेंगे वास्तव में अपने देश के असली मालिक। और ये मंत्री और ये सांसद वो होंगे जनसेवक। तो मित्रों, अब मैं चलता हूं, फिर मिलते हैं, फिर मुलाकात करते हैं, फिर बात करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।